ओके, सो चैप्टर 6 है हमारा एसओए प्लेटफॉर्म्स। एसओए प्लेटफॉर्म्स तो प्राइमरीली दो है, J2EE एंड डॉट नेट। अब इनकी नीड क्या है? इनकी नीड है कि रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर। अब रन टाइम एनवायरनमेंट की हमें क्या नीड है, तो उसको समझते हैं पहले। तो फॉर सपोज मेरी एक वेदर की वेब सर्विस है, जो कि आपकी करंट लोकेशन के अकॉर्डिंग आपको वेदर बताता है। तो मैंने वेब सर्विस रजिस्टर कर दी, पब्लिश कर दी, आपने वेब सर्विस फाइंड आउट कर दी, ठीक है। अब जब आप वेब सर्विस को कॉल करोगे लोकेशन जानने के लिए, तो क्या होगा? जो भी कोड एग्जीक्यूशन हो रहा है ना मेरा उस वक्त, मतलब सब कुछ हो गया, पब्लिश हो गई वेब सर्विस, आपने फाइंड कर दी यूडीडीआई से, आप उसको कॉल कर रहे हो। तो कॉल करते वक्त जो भी कोड एग्जीक्यूट हुआ मेरा, या जो भी डेटा हैंडलिंग हुआ, जो रिसोर्सेज उसने मैनेज किए, ये सारी चीजें मेरा रन टाइम हैंडल करता है तब। और इसके लिए हमारे पास अभी दो सपोर्ट है एसओए के लिए, J2EE और डॉट नेट। अब इसका जो फंडामेंटल है, मतलब बेसिक जो दोनों में होगा, पहला लेयर मेरा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम का, फिर आता है मेरा रन टाइम, देन आती है मेरी एपीआईज, और देन आता है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसमें हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, या वो सब, ठीक है। अब इसका एक और फिगर हम देखते हैं। ये है J2EE आर्किटेक्चर का एक और पोर्शन। सपोज हमने बिजनेस लॉजिक पढ़ा था चैप्टर 5 में, ठीक है, कि बीपीईएल के थ्रू वो स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है। और मैसेज प्रोसेसिंग लॉजिक हमने चैप्टर 4 में देखा था कि कैसे मैसेज एक्सचेंज काम करता है। अब कोई भी वेब सर्विस को रन टाइम के लिए हम दोनों का यूज करते हैं। मैसेज प्रोसेसिंग लॉजिक क्या करेगा? ईपी। ईपी क्या है? मेरा एंड पॉइंट इम्प्लीमेंटेशन। अब मेरे पास विजडल है, मैंने कॉल किया, मेरे पास एक्सएमएल की प्रोसेसिंग है, उसकी रजिस्ट्री है, पर इन दोनों को अब मैंने रिक्वेस्ट भेजी, तो वहां पे विजडल के साथ मैप करने का काम मेरा कौन करेगा? ये। और उसके बाद जो भी मेरा जावा एपीआई फॉर एक्सएमएल बेस्ड रिमोट प्रोसीजर कॉल एंड पॉइंट इम्प्लीमेंटेशन, मतलब JAX, आरपीसी और ईपी, इससे कनेक्ट करने का काम मेरा कौन करेगा? अगेन रन टाइम। और जो ये पूरा बिजनेस लॉजिक और मैसेज प्रोसेसिंग लॉजिक है, ये एज अ कंपोनेंट मेरा वर्क करेगा। ओके, ये तो हुआ बेसिक कि मुझे इसकी नीड क्यों है। अब अगर हम इसकी लेयर्स को समझे, तो ये एसओए का सपोर्ट है J2EE में। तो पहले मैं बताऊं तो जावा 2 हमें तीन सर्विसेज प्रोवाइड करता है। एक है J2SE, दूसरा है J2ME, और तीसरा है J2EE। J2SE क्या करेगा? डेस्कटॉप एप्लीकेशन के सपोर्ट, डेस्कटॉप एप्लीकेशन क्रिएट करने के सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। J2ME मेरा प्रोवाइड करेगा मोबाइल डिवाइसेस के लिए। और जावा 2 प्लेटफॉर्म एंटरप्राइज एडिशन, वो मेरा लार्ज स्केल डिस्ट्रीब्यूटेड सोल्यूशन के लिए प्रोवाइड करेगा। अब ये क्या करता है? मेन काम इसका है कि एक ऐसा स्टैंडर्डाइज और जनरल प्लेटफॉर्म देगा, जो कि बहुत सारे लोग, जो डेवलपमेंट टूल्स, सर्वर के रन टाइम्स, मिडलवेयर प्रोडक्ट्स, ये जो भी कुछ है वो मुझे एक जनरल प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है, जिससे एग्जीक्यूशन के वक्त या रन टाइम के वक्त मेरा जो भी वेब सर्विस है वो वर्क करेगा। तो स्टैंडर्डाइज प्लेटफॉर्म है, जो क्या प्रोवाइड करता है? मैनी वेंडर्स, मतलब बहुत सारे लोगों के थ्रू बना हुआ, जो प्रोवाइड करता है डेवलपमेंट टूल्स, सर्वर रन टाइम्स और मिडलवेयर प्रोडक्ट्स। किस लिए? क्रिएशन और डिप्लॉयमेंट जावा सॉल्यूशंस के। अब जैसे इसके देखिए तीन मेजर डेवलपमेंट और रन टाइम प्लेटफॉर्म्स है, J2SE, J2ME और J2EE। अब इसकी फिगर देखते हैं। तो इसकी फिगर में फर्स्ट लेयर जो हमने ऊपर पढ़ा था, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स, कोई भी ऑपरेटिंग। सेकेंड लेयर मेरी है जावा रन टाइम। फिर आता है मेरा रन टाइम से जाता है क्लास लाइब्रेरी, जिसमें बहुत सारे मेरे मेथड्स प्रोसीजर्स होंगे, जिससे हम आते हैं JXRPC रन टाइम, मतलब रिमोट प्रोसीजर कॉल रन टाइम, जो कि हमने चैप्टर 4 में देखा था। फिर आता है मेरा एक स्टेज ऊपर वेब कंटेनर, EJB कंटेनर, सर्वलेट्स, EJB, और फिर आता है सर्विस ओरिएंटेड सॉल्यूशन। अब इसकी डिफाइंस और इसका एक्चुअल वर्किंग देखते हैं हम।
ओके, तो ये थॉमस ऑल में से देखते हैं हम आगे के एक्सप्लेनेशन। आर्किटेक्चर कंपोनेंट्स हमारे कौन से थे इसमें, उसमें से एक हमने पढ़ा जावा सर्वलेट्स। जावा सर्वलेट्स का इंपॉर्टेंट रोल रहता है, जो भी HTTP रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्स हमारे पास आती है वो सारा प्रोसेसिंग जावा सर्वलेट्स करता है हमारे लिए। सर्वलेट्स क्या है? कंपाइल्ड प्रोग्राम्स है, बेसिक डेफिनेशन। अब आता है ईजेबी। ईजेबी क्या है? ईजेबी हमारा जितना भी बिजनेस रिलेटेड, जो भी हमारा एंटरप्राइज सोल्यूशन इन्वायरमेंट है, वो ईजेबी प्रोवाइड करता है। मिडलवेयर फंक्शन, अब कोई भी बिजनेस लॉजिक हो उसमें मिडलवेयर फंक्शंस मस्ट है। मिडलवेयर फंक्शन ऐसे भी हो सकता है कि लाइक कोई वेबसाइट हो तो ऑथेंटिकेशन के लिए हमने एक मिडलवेयर सेट किया कि ये क्रॉस करके अगर कोई गलत तरह से एंटर होना चाहता है या ऐसा कुछ है, अनऑथेंटिकेटेड यूजर है, तो वो मिडलवेयर उसको वहीं स्टॉप कर देता है। तो वो मिडलवेयर फीचर्स जो जैसे ट्रांजैक्शन के लिए हमें चाहिए होता है ऑथेंटिकेशन या वेरिफिकेशन, तो वो सारे ही बिजनेस लॉजिक में, सॉरी, ये ट्रांजैक्शन सपोर्ट ये ईजेबी करता है। अब मैं हमने बस देखा था कि रन टाइम इन्वायरमेंट में दो कंपोनेंट है। पहला सिस्टम था ऑपरेटिंग सिस्टम, पहला लेयर था ऑपरेटिंग सिस्टम्स। फिर आता है जावा रन टाइम। रन टाइम क्यों नीडेड है वो हमने देख लिया। फिर आता है क्लास लाइब्रेरी, जो कि बहुत सारे प्रोसीजर्स, फंक्शंस और सारी चीजें कंटेन करती है। फिर आता है आरपीसी रन टाइम। आरपीसी रिमोट प्रोसीजर कॉल, जो हम चैप्टर 5 में देख चुके हैं। इसका मेन यूज क्या है? जेएक्स आरपीसी सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस कंज्यूमर दोनों ही रहती है। See, ये जेएक्स आरपीसी की जो भी सर्विस है वो सर्विस प्रोवाइडर भी है, सिमिलरली ईजेबी सर्विस भी, और सर्विस कंज्यूमर भी, सर्विस रिक्वेस्टर से। तो जेएक्स आरपीसी हमारा मेन काम क्या करती है? सर्विस प्रोवाइड भी करती है और सर्विस रिक्वेस्ट भी जेएक्स आरपीसी ही करता है। अब हम देखते हैं ईजेबी कंटेनर और वेब कंटेनर क्या है नेक्स्ट लेयर पे। तो ईजेबी कंटेनर वही करता है जो ईजेबी कंपोनेंट्स हमने देखा, जो भी बिजनेस लॉजिक के लिए हम मिडलवेयर फीचर्स डालते हैं, तो सारे बिजनेस टास्क में एग्जीक्यूशन करने के लिए हमें ईजेबी के इसकी सर्विसेज की नीड पड़ती है। जैसे कि एग्जांपल है ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट है, कंकरेंसी मैनेजमेंट है, ऑपरेशन लेवल सिक्योरिटी है, अगेन मैंने कहा सिक्योरिटी है, ऑब्जेक्ट पूलिंग है। और वेब कंटेनर मेरा क्या काम करेगा? सारी ही रन टाइम सर्विसेज जो कि वेब सर्वर के रिलेटेड है, मतलब कि जेएसपी मतलब सर्वलेट कंपोनेंट। सर्वलेट क्या था हमने देखा, उसके कंपोनेंट्स की रिक्वेस्ट, उसके इंस्टेंसेस मतलब ऑब्जेक्ट, ये सारी चीजें मेरी वेब कंटेनर सॉल्व करेगा। ओके, सर्वलेट्स एचटीटीपी रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स का काम, और ईजेबी कंटेनर हमारा सारा सिक्योरिटी या बिजनेस टास्क रिलेटेड मिडलवेयर फीचर्स ये सब प्रोवाइड करेगा। अब कुछ एपीआईस है। एपीआईस कौन सी है? पहली है मेरी JAXP, मतलब कि जावा एपीआई फॉर एक्सएमएल प्रोसेसिंग। अब ये एपीआई क्या करती है? जो भी एक्सएमएल डॉक्यूमेंट है उसको उसका सारा प्रोसेसिंग अलग अलग पार्सर्स, बहुत सारे अलग अलग पार्सर्स के थ्रू वो सारा एक्सएमएल डॉक्यूमेंट को पार्स करती है और प्रोसेस करती है। दूसरी एपीआई मेरी कौन सी है? एक है मेरी JAXWS, जावा एपीआई फॉर एक्सएमएल बेस्ड वेब सर्विसेज। अब ये क्यों बनी थी एक्चुअल में? जो हमने आरपीसी और वेब सर्विस डॉक्यूमेंट वेब स्टाइल देखा था, तो ये एपीआई डिजाइन हुई थी आरपीसी को रिप्लेस करने के लिए। अब आरपीसी क्या करता था? रिमोट सर्वर्स में रिक्वेस्ट, और रिमोट सर्वर्स में जाके ऐसे एग्जीक्यूट होता था जैसे वो उसका लोकल हो, बिना यह जाने कि उसकी नेटवर्क डिटेल्स क्या है। और डॉक्यूमेंट स्टाइल क्या था? इनडायरेक्टली शेयर डॉक्यूमेंट से डेटा शेयर होता था, जिसका मेन कॉन्सेप्ट था इंटरप्रिटेशन एंड प्रोसेसिंग। तो ये चीज उसको रिप्लेस करने के लिए बनती कि सारी चीजें जो आरपीसी में है उसको हम डॉक्यूमेंट स्टाइल में ला सके। ये भी एक एपीआई है जो कि वेब सर्विसेज को डेवलप करने के लिए बनी थी और जेडीके का एक पार्ट है। ओके, अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया है? स्टैंडर्डाइज सेट ऑफ एक्सटेंशंस फॉर जावा।
मतलब कि हमने देखा है था कि आरपीसी और डॉक्यूमेंट वेब स्टाइल ये बनी इसलिए थी कि ताकि कुछ स्टैंडर्डाइज सेट हो उनके पास, जो कि वेब सर्विस डिजाइन करने के लिए और डेटा शेयर करने के लिए काम आए। तो JXWS का ये है। और रेफरेंस इम्प्लीमेंटेशन, जो भी इसका मतलब ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, जो किसका पार्ट है, ग्लास फिश का। ग्लास फिश हमने देखा था प्रैक्टिकल्स में। सो वो पूरा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन वो इधर, ये सारा ही जो भी वेब सर्विस का डिप्लॉयमेंट है क्लाइंट्स और एंड पॉइंट दोनों के साथ में सिंप्लीफाई कर देता है, सिंपल कर देता है। अब नेक्स्ट है मेरा JAXB। तो JAXB क्या करता है, XML और ऑब्जेक्ट के बीच का कम्युनिकेशन। अब क्या है एक्चुअल इसका, JAXB ट्यूटोरियल क्या करता है, प्रोवाइड्स कॉन्सेप्ट्स एंड API ऑब्जेक्ट टू XML और XML टू ऑब्जेक्ट कन्वर्ट करने के लिए। इसका फुल फॉर्म है जावा आर्किटेक्चर फॉर XML बाइंडिंग। मतलब एक ऐसा मैकेनिज्म जो जावा ऑब्जेक्ट्स को XML में कन्वर्ट कर सकता है और XML को जावा ऑब्जेक्ट्स में। ठीक है, तो ये काम क्यों हमारे लिए नीडेड है। अब अगर हम देखें तो एंटरप्राइज लेवल पे या जो भी मेरा रन टाइम है वो मुझे प्रॉपर उसी फॉर्मेट में नहीं होगा। अब अगर मैं उसको वेब सर्विस या कुछ भी उस पर मैं डेवलप कर रही हूँ या क्रिएट कर रही हूँ, तो वो XML को समझ सके और जो उसका सिस्टम है वो मेरा जो वेब सर्विस है वो समझ सके, तो बीच में मुझे एक बाइंडिंग के लिए कुछ चाहिए। वो भी मुझे रन टाइम एनवायरनमेंट या वो जो भी प्लेटफॉर्म है वही प्रोवाइड करता है, वही उसकी ही API प्रोवाइड करती है बाइंडिंग, जो कि सारा जो भी जावा के ऑब्जेक्ट्स है। अब हर कुछ तो XML में हम नहीं शो कर सकते ना, ऑब्वियस सी बात है कि ऑब्जेक्ट्स का XML में कन्वर्ट और XML का ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट, तो वो काम करता है JAXB। अब जैसे उसका फर्स्ट हमें क्या गया, एनोटेशन सपोर्ट। एनोटेशन सपोर्ट होगा तो मेरी कोडिंग कम हो जाएगी, बाइंडिंग एप्लीकेशन है। फिर है कि सपोर्ट फॉर ऑल W3C XML स्कीमा। अब स्कीमा मतलब XML स्कीमा हमने चैप्टर 1 में देखा था, उसके लिए सपोर्ट है। वैलिडेशन की कुछ कैपेबिलिटीज है, लाइक डायरेक्ट नहीं बट कुछ एडिशनल वैलिडेशन सपोर्ट मुझे प्रोवाइड करता है। रन टाइम की एक स्मॉल लाइब्रेरी कंटेन करता है वो। और फिर आता है फिफ्थ, रिडक्शन ऑफ जनरेटेड स्कीमा डिराइव क्लासेस। मतलब कि इतना सारा जो भी डिराइव्ड है उसको रिड्यूस भी कर देता है वो। अब इस पे ऑपरेशंस कौन से परफॉर्म होते हैं, तो पहला तो XML से जावा रिप्रेजेंटेशन अनमार्ज, मतलब रीड XML कंटेंट से जावा रिप्रेजेंटेशन। एक्सेस एंड अपडेट द जावा रिप्रेजेंटेशन, मतलब मैं उसको एक्सेस भी कर सकती हूँ, अपडेट भी कर सकती हूँ। और उसके बाद अगेन XML कंटेंट से इसमें जावा रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर सकती हूँ। ओके, अब इसके एडवांटेजेस क्या है, कि वो एक जावा डेवलपर्स के लिए बहुत ही एफिशिएंट और स्टैंडर्ड वे है। क्यों, XML और जावा कोड के बीच में मैपिंग करके दे रहा है मुझे। ये प्रोडक्टिव है क्योंकि हमें कोड कम करना पड़ता है, ना ही इतना हमें XML का एक्सपर्ट होना पड़ता है। हमने उसे दिया और वो जावा में कन्वर्ट करके दे देगा। एंड और हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं हमारे वेब सर्विस को XML और वेब सर्विस टेक्नोलॉजी में, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा एनवायरनमेंट या एक ऐसी API है जो हमें हमारे लैंग्वेज में या जावा लैंग्वेज में कन्वर्ट करके दे सकते। देन हमारा फोर्थ टॉपिक है JAXR, मतलब कि जावा API फॉर XML रजिस्ट्री। अब ये क्यों है, ये है कि जो भी मतलब जावा डेवलपर्स के लिए कन्वीनियंट वे है। ये क्यों, XML की रजिस्ट्रीज जो भी हमारी है अब तक, उसको एक्सेस करने के लिए। ओके, फिर से XML की रजिस्ट्रीज को एक्सेस करने के लिए हम ये API यूज करते हैं। जो भी हमारी क्वेरीज है, जो भी रजिस्ट्री रिलेटेड सारा वर्क है, जो वहां पे हम UDDI के करते थे, तो जैसे कि इट एक्ट्स एज अ प्लगेबल लेयर दैट अलाउज एक्सेस टू रजिस्ट्रीज इम्प्लीमेंटेड ऑन डिफरेंट स्टैंडर्ड सच एज UDDI। मतलब कि एक ऐसा लेयर है जो कि UDDI से भी कनेक्ट होता है। और UDDI एक सिंगल रजिस्ट्री नहीं, ऐसी बहुत सारी रजिस्ट्रीज है जिसमें से मैक्सिमम यूज या 29 कंपनीज जहाँ तक हमने देखी थी,
वो ये यूज करती है, या उन सब की अलग अलग कुछ है। तो उन सब के बीच में जो प्लगिंग हमारा होगा हमारी वेब सर्विस का, वो ये JAXR की API यूज होगी। ओके, जैसे कि इसके दो मेन पैकेजेस है, और रजिस्ट्री, और दूसरा मेन पैकेज इसका registry.info मॉडल। अब अब अगर हम इसकी बात करें तो रन टाइम एनवायरनमेंट, जो भी चीजें हमने अब तक पढ़ी थी, जैसे UDDI है, जो भी XML फॉर्मेट में डेटा है, इन सबको रन टाइम में कन्वर्ट और कनेक्ट करने के काम आती है। कि सब कुछ बंद तो हो गया, सारी रिक्वेस्ट आ भी गई, तो इन सबको मैप कैसे करना है, तो वो सारा काम हमारा J2EE करता है। और उसमें भी कुछ API यूज होती है जो हम अभी देख रहे हैं। देन आता है मेरा रिमोट प्रोसीजर कॉल। तो रिमोट प्रोसीजर कॉल हम ऑलरेडी चैप्टर 5 में देख चुके हैं। तो ये उसकी ही API है, जो कि RPC यूज करते हैं XML के साथ, जो मेनली हमने देखा था डिस्ट्रीब्यूटेड और क्लाइंट सर्वर मॉडल में यूज होता है, उनको कनेक्ट करने के लिए और उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे सोप है उसके लिए काम आती है। और इसके एडवांटेजेस एंड ऑल है। तो इतना था हमारा J2EE आर्किटेक्ट। ओके, तो सॉरी टू इन्फॉर्म, बट एक और फिगर है जो आपको पता होनी चाहिए। थॉमस अर्ल, जो भी SOA की स्टैंडर्ड बुक है, ने जो आर्किटेक्चर है J2EE का, और अब तक की सबसे कॉम्प्लेक्स फिगर है, वो ये है। तो J2EE का आर्किटेक्चर जो भी हमने अब तक समझा, JXP क्या करता था, प्रोसेसिंग किसका करता था, सोप मैसेज का। JXRPC रन टाइम है, तो सारी ही चीजें इससे कनेक्टेड है। फिगर देखने में कॉम्प्लिकेटेड है, बट समझ आया ऐसी है। सी सोप मैसेज, तो JXP क्या करेगा, वैलिडेशन या प्रोसेसिंग करता है, तो किसका करेगा, सोप मैसेज वेब सर्विस का। JXRPC रन टाइम है, तो वो सबसे कनेक्टेड होगा, जैसे कि एंटरप्राइज इम्प्लीमेंटेशन से, EJB AP से, मतलब जो भी एंटरप्राइज जावा बीन्स है उसका एंटरप्राइज से कनेक्ट होगा। अब EJB AP है, तो वो किससे कनेक्ट होगा, कंटेनर से, EJB से। और जो बीच में बीन्स है, मतलब जो भी एंटरप्राइज जावा बीन्स, मैं याद करने का तरीका ही बता रही हूँ क्योंकि इसका फंक्शनिंग हम पहले ही समझ चुके। जो भी है वो यहाँ पे छोटे छोटे कमेंट्स के थ्रू रिप्रेजेंटेड है। तो इसको याद कैसे करना है, या इसको इजी वे में कैसे समझ आए। तो जो भी JAXRP से अगेन हमारा रन टाइम है, तो वो कनेक्टेड है एंटरप्राइज से, वेब सर्विस से, EJB एंटरप्राइज से, EJB कंटेनर से। ओके, सोप मैसेज से। अब JAXP प्रोसेसिंग करता है, तो वो क्या करता है, वैलिडेशन परफॉर्म करेगा, किसका, सोप मैसेज का और वेब सर्विस का। RPC कनेक्टेड है वेब सर्विस से। वेब सर्विस क्या होती है, रजिस्टर, और रजिस्टर कहाँ होता है, UDDI में। तो जावा एक्स JXRPC कनेक्टेड टू WS, कनेक्टेड टू JAXR, एक्स जावा API फॉर XML रजिस्ट्री, कनेक्टेड टू UDDI। तो ये हमारा मिडल पोर्शन। यहाँ पे है हमारा एंटरप्राइज एडिशन। वो क्या होगा, सर्वलेट से कनेक्टेड, क्यों, क्योंकि सर्वलेट क्या करता है, HTTP रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और वो किसके थ्रू होता है, वेब कंटेनर। वेब कंटेनर क्या था, EJB कंटेनर हमारा बिजनेस लॉजिक देखता है, और ये हमारा सर्वलेट लॉजिक देखता है। तो बहुत ही सिंपल है। RPC एक साइड जाएगा एंटरप्राइज में, दूसरी साइड भी जाएगा एंटरप्राइज में। इस साइड जाएगा वेब कंटेनर तक डीप में, तो बीच में आता है सर्वलेट। इस साइड जाएगा EJB कंटेनर में, तो इधर आएगा EJB कंटेनर। बीच में क्या है, EJB कंटेनर है, और बीन्स है, स्टेटलेस सेशन बीन्स, जो कि इसका फुल फॉर्म बताया, एंटरप्राइज फॉर जावा बीन्स। ओके, और बीच में हमारा क्या है, वेब सर्विस है, जो कि रजिस्टर होगी, और UDDI में सपोर्ट। इसके स्टार्टिंग पॉइंट मेन है यहाँ पे वेब कंटेनर का, और EJB AP भी स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, डिपेंड करता है हम कौन सा यूज कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही हमें याद हो तो सेम लेवल पे थे। तो हमने यहाँ पे देखा हो
तो दोनों ही चीजें हमारी सेम लेवल पे थी, ईजेबी और सर्वलेट, ईजेबी कंटेनर, वेब कंटेनर, तो हम किसी एक को चूज कर सकते हैं। तो वो उसकी फिगर थी। ओके, सो डन J2EE। नेक्स्ट मूव टू द .NET आर्किटेक्चर। वो इतना डिटेल नहीं है। जो काम हमारे यहाँ पे J2EE करता था, सेम चीज .NET करती है। इसकी भी सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है कि विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम याद रखना है, वहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम था, यहाँ पे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। कॉमन लैंग्वेज का कोई भी रन टाइम, वहां पे जावा की क्लास लाइब्रेरी थी, यहाँ पे .NET की क्लास लाइब्रेरी है। वहां पे क्या था हमारा, जावा आरपीसी रन टाइम था। हाँ, जावा आरपीसी रन टाइम था, आरपीसी। और यहाँ पे हमारा है असेंबलीज। तो वो काम ये ASP.NET और WSC, उधर था हमारा EJB और सर्वलेट, एंड देन सर्विस ओरिएंटेड सोल्यूशन। तो अगेन इसको ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं, जो हम काम वहां पे कर रहे थे उससे कंपेयर करते। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कॉमन है, रन टाइम हमें क्यों नीडेड है, हमने वीडियो की स्टार्ट में ही देखा था कि कुछ भी एग्जीक्यूशन या कब, जब भी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स होती है तो जो भी काम होता है एग्जीक्यूशन का काम, वो रन टाइम करता है। क्लास लाइब्रेरी क्या कंटेन करती है, सर्विस प्रोवाइडर, रिक्वेस्टर, प्रोसीजर्स एंड फंक्शन, सॉरी प्रोसीजर्स एंड फंक्शन और बहुत सारी चीजें। असेंबलीज जो हमारा रन टाइम होता है, वहां पे JAX RPC थी जो सर्विस प्रोवाइडर भी था और रिक्वेस्टर भी था। यहाँ पे हमारे पास रन टाइम में दो ऑप्शन है, ASP.NET जिसके वेब फॉर्म्स है, वेब सर्विसेज है, असेंबलीज है। आप वेब फॉर्म्स क्या करते हैं, डायनेमिकली वेब पेज बिल्ड है जो कि वेब सर्वर में रहते हैं। क्रिएशन और इंटरएक्टिव जो भी फॉर्म्स है, सर्वर साइड कंट्रोल है, वो सारा ही वेब फॉर्म्स के थ्रू होता है। और वेब सर्विसेज क्या है, हमारा सर्विस प्रोवाइडर है। ओके, असेंबली क्या है, हमारा जो भी जो भी स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ प्रोसेसिंग लॉजिक, जो भी हमारा मेन रन टाइम होता है, जैसे उधर हमने फिगर में भी देखा था। तो JAX RPC वो हमारा बेसिक रन टाइम था जो सबसे कनेक्टेड था। सिमिलरली यहाँ पे असेंबलीज होगा जो कि सबसे कनेक्टेड होगा, क्योंकि मेन जो भी CPU समझ लो, जैसे कंप्यूटर का CPU है जो सब कंट्रोल करता है, वैसे यहाँ का जो भी कंट्रोलर है वो असेंबलीज है .NET एनवायरनमेंट का। ये रहा हमारा रन टाइम एनवायरनमेंट, जो रिलाय करता है किस पे, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम जो हमारी सेकंड लेयर है। इसके बाद आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये सपोर्ट करता है, विजुअल बेसिक, C++, और मोर रिसेंट हमारा है C#। और इसके जो भी वर्जन हमें प्रोवाइडेड है। फिर आता है हमारा एपीआईज में .NET क्लास लाइब्रेरी है, उधर कौन सी थी, JXB, JXP एंड ऑल, वो सारी हमारी एपीआई से। और फिर आता है सर्विस प्रोवाइडर, जो काम वहां पे आरपीसी ही करता था। आरपीसी और एक और कॉल था, आई थिंक सो JXP था। हम्म, इधर मेंशन्ड है वो। हाँ, सर्विस प्रोवाइडर हमारे दो है, JX RPC और EJ भी करता था। हाँ, तो ये सर्विस प्रोवाइडर्स यहाँ पे सेम, मतलब जितना भी हमने डिटेल में अभी तक J2EE में समझा है किसका क्या काम है, बस इधर वो टर्म्स चेंज हो जा रहे हैं। और ये थोड़ा उससे काफी शॉर्ट है, और वो फिगर का मैंने शॉर्टकट बताया है। आई होप आप सबको क्लियर हो सब कुछ। तो ऑल द बेस्ट।